Hello students, this is Siddharth Jain, a faculty from Harcourt Butler Technical University Kanpur. This is 6th lecture of unit 3rd of your advanced structure analysis. Basically हमने इस यूनिट में 3 इंच बेसिकली स्टिफनेस गर्डर के बारे में बात की थी. हमने एनालिसिस किया था प्रीवियस क्लासेस में स्टिफनेस गर्डर के बारे में. नाउ इस क्लास में एनालिसिस करेंगे स्टिफनेस गर्डर की या फिर हम बेसिकली ILD को देखेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को देखेंगे स्टिफनेस गर्डर में ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स. ओके, तो सबसे पहला जो लोड आता है वो हमारे पास आता है इन्फ्लुएंस हॉरिजॉन्टल पुल. तो हॉरिजॉन्टल पुल क्या होता है सभी जानते हैं. हम एक बार रिकॉल करा देते हैं सारी चीज़ें. स्टार्टिंग में हमने जो बात की थी, ये स्टिफनेस गटर है आपका नीचे वाला पार्ट. ठीक है, ये केबल है, किसी सस्पेंशन ब्रिज की बात कर रहा हूँ मैं. ये केबल है और नीचे का पार्ट कहलाता है स्टिफनेस गटर. अब क्या होता है कि जब जो लोड आता है, कोई व्हीकल हमारे पास आएगा, तो स्टिफनेस गटर और केबल के बीच में जो सस्पेंडर्स होंगे उसके थ्रू लोड पूरे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से हो जाता है कि स्टिफनेस गटर में तो पॉइंट लोड या अलग तरीके के लोड लगते ही हैं, बट वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, जो केबल है, वो केबल पर UDL लगने लगता है. ये हमने बात की थी. ठीक है, अब UDL लगने लगता है, हमने बात की थी. तो अब हम अलग अलग लोड केसेस कंडीशन में या अलग अलग फोर्सेस कंडीशन में से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगता था. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है H. इस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वेरिएशन क्या होगा बेसिकली. ठीक है, वही तो ILD बताता है कि इस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का लेफ्ट टू राइट क्या वेरिएशन होगा. तो उसके बारे में हम बात करेंगे. तो ILD बनाते हैं, ILD को समझते हैं, पहले हम एनालिसिस करते हैं. तो अगर ILD या H को बनाने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शंस को निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक केबल मानी, केबल 3 इंच स्टिफनेस गर्डर की, और उसमें माना कि एक यूनिट लोड लेट से W1 या कुछ भी यूनिट लोड लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, और हम एक पॉइंट ए डिस्टेंस पर जो लेफ्ट से है वहाँ पर यूनिट लोड एज्यूम करते हैं. अब एज्यूम करते हैं तो हमको क्या निकालना होगा, अभी रिएक्शन निकालनी होगी दोनों पॉइंट पर. तो रिएक्शन निकालनी है, हम जानते हैं 3 इंच स्टिफनेस गर्डर है, तो सिंपल हम A या B या C किसी पॉइंट के बाद मूवमेंट ले लेते हैं. लेकिन सारे कंपोनेंट को कंसीडर करना है तो हम B पॉइंट के बाद यहाँ पे मूवमेंट ले लेते हैं, जिससे ईजी भी होगी और चीज़ें आसानी से होगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम मानते हैं कंसीडर, लिख लेते हैं चीज़ हमारी, कंसीडर अ यूनिट लोड is acting at a distance of x from A. ठीक है, नाउ लग रहा है. तो नाउ हम B पॉइंट के बाद मूवमेंट लेते हैं सारे. तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट B पॉइंट, B के बाद लेते हैं तो मूवमेंट हमारे पास क्या आएगा. B के बाद मूवमेंट लेते हैं तो VA, इस VA यहाँ मान लेते हैं, VA लग रहा है, यहाँ मान लेते हैं VB लग रहा है. तो VA का मूवमेंट क्या होगा, VA इंटू L, सिंपली माइनस दिस यूनिट लोड परफॉर्म कराते हैं, क्योंकि इसका मूवमेंट तो 0 हो जाएगा. यूनिट लोड यानी कि 1, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, L माइनस A इक्वल टू 0, जहाँ से तो VA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी L माइनस A/L, और VB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपली A/L. रिएक्शंस निकल गई हैं. अब रिएक्शन से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का क्या काम. अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगता है ऊपर के पॉइंट पर, केबल पर, नीचे कुछ नहीं लगता है. तो जब तक हमको रिएक्शंस नहीं पता पड़ेंगी, या दूसरी तरीके से बात करें, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये डिस्टेंस नहीं बता पड़ेगी, हम अल्टीमेटली इसकी वैल्यू को नहीं बता सकते या दूसरी चीज़ों को नहीं बता सकते.
अब ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ ही लग रहा है तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हम यहाँ भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब सी की पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट्स को जीरो करते हैं, ठीक है, सी पॉइंट के बाद मूवमेंट को जीरो करते हैं दिस सी पॉइंट के अबाउट। तो दिस सी पॉइंट के अबाउट एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट साइज आ जाएगा डी। तो सिंपल हम अब करते हैं समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट सी पॉइंट जीरो, सी पॉइंट जीरो करते हैं। तो दिस इधर से ले लो, किसी ऐसे भी ले लो, हम मान लेते हैं कि हम इधर वाला पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है, राइट वाला पोर्शन ले रहे हैं। राइट वाला पोर्शन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ए बाई एल है तो इक्वेशन छोटी लगेगी। राइट वाला पोर्शन ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी वी इंटू एल बाई टू माइनस एच इंटू डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे आप तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास a बाई 2d, ठीक। अब h की वैल्यू आ गई हमारी डिस्टेंस के हिसाब से, मीन्स a के हिसाब से। अब h की वैल्यू a के हिसाब से वेरी होगी, वो जो हमारी लेफ्ट से डिस्टेंस है। तो अगर a की वैल्यू जीरो है, इफ़ a इक्वल टू जीरो, h हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू एल बाई टू, या आप बोल सकते हैं इस सेंटर पॉइंट पर है, ए की वैल्यू एल बाई टू है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एल बाई 4d, जो विच इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो अल्टीमेट सैग पर है। तो यहाँ से आपको, और दोबारा अगर हम बात करते हैं, दोबारा इस पॉइंट पर जाते हैं बी पॉइंट पर, तो इसकी ए की वैल्यू एल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमारी दोबारा जीरो हो जाएगी, ठीक। तो अब मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी हुई एल बाई 4d, और इसका वेरिएशन कैसा हुआ, एच ए से लीनियर वेरी कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर इसके बाद वो जीरो होते जाते बी पर पहुँच जाएगा, यानी कि ये एक लीनियर वेरी कर रहा है। और इसको ILD का बनाना चाहें तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट इसकी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की एल बाई 4d, मिनिमम जीरो। और हम अगर ILD बनाना चाहें तो ILD आपको कुछ इस तरीके से बनेगा जो नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज अ ILD फॉर सिंपली हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन अ 3 हिंज स्टिफनेस गर्डर, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं इसका वेरिएशन कैसा है, ट्राइंगल मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमारे पास एल बाई 4d दिया हुआ है, ठीक। अगर हम अब बात करते हैं आगे की चीज़ों पे, तो पहला हमने ILD निकाल लिया। अब दूसरा ILD अगर निकालना चाहें तो दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ILD निकालेंगे W इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट हो रही है केबल पर, मीन्स इस W के कारण क्या ILD आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, और जब मैंने इसको एनालिसिस करवाई थी, जब हमने डिस्कस किया था कि जब भी इस पर लोड आता है तो लोड ट्रांसफ़र हो जाता है और उसका कुछ पार्ट या आधा पार्ट मान लेते हैं, कुछ पार्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, दैट इज अ W किलोमीटर पर मीटर, और वो UDL हो जाता है, और UDL हमारा W यूनिट पर न्यूटन हो जाता है। अब UDL लग रहा है तो UDL के कारण भी वेरिएशन होगा, बिल्कुल होगा। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमको ये UDL निकालना होगा, W की वैल्यू निकालनी होगी। W हमको पता है कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट क्या होगी वो नहीं पता है। लेकिन हमको एक चीज़ पता पड़ गई कि h की वैल्यू क्या होती है, h a बाई 2d है, वही h ऊपर भी होता है। तो और दूसरी चीज़ ये पता है, जब किसी पैराबोलिक आर्च में, 3 इंच आर्च में एक UDL लग जाता है, तो उस UDL के कारण जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता है उसकी वैल्यू हमको याद है, बिल्कुल याद अच्छी तरीके से। वो वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, हमने बहुत सारे एक्सप्रेशन निकाले हैं, WL² बाई 8d, ठीक है ना। हमने निकाला था कि अगर कोई पैराबोलिक 3 इंच आर्च है या पैराबोलिक 3 इंच केबल है, कुछ भी हो, उसमें UDL लग रहा है पूरे स्पान पर और 3 इंच है, तो उस पर तो UDL के कारण जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आती है वो होती है WL² बाई 4d, जहाँ W होता है उसमें UDL की जो वैल्यू होती है, D सेंट्रल सैग, और L होता है स्पान ऑफ अ ग्रिडर और बीम, कुछ भी हो बस। और इसके अलावा हमको ये भी पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला कि h की वैल्यू कितनी है, a बाई 2d। तो दोनों चीज़ इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों चीज़ बराबर हैं, तो हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को जब बराबर किया जाता है तो हमारे पास आएगा WL² अपॉन 8d इक्वल टू a बाई 2d। यहाँ से अगर हम W को सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4a बाई
एल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, आप सॉल्व करोगे 4a/L²। अब हमको W का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में देखना है, हमको W का वेरिएशन A के रिस्पेक्ट में देखना है। तो यहाँ पर अगर A के रिस्पेक्ट में W का वेरिएशन आप देखोगे तो आपको किस तरीके का दिख रहा होगा। बेसिकली यहाँ पर जो वेरिएशन है वो भी लीनियर है एज प्रीवियस, यहाँ भी वेरिएशन लीनियर था a/2d, यहाँ भी लीनियर है। एल स्क्वायर के बारे में बात नहीं करनी है हमें, क्योंकि एल स्क्वायर के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो लेंथ फिक्स है जितनी होनी होगी। बट ए कॉन्स्टेंट नहीं है, एक ए मूवेबल है, क्योंकि यूनिट लोड का प्लेसमेंट है ए वो पॉइंट है जहाँ पर हम यूनिट लोड लग रहा है फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक। अब लीनियर है तो एक बात समझ में आती है कि इसका जो वेरिएशन होगा या जो ILD बनेगा वो लीनियर बनेगा। अब लीनियर की वैल्यू कितनी होगी ये भी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास W की वैल्यू पता पड़ गई कि W हमारे पास कितना है, W हमारे पास है 4a/L², तो हम स्टार्टिंग एंड पॉइंट पे W की वैल्यू रख ले, A की वैल्यू पुट कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं वैल्यू को। तो अगर हम A की वैल्यू 0 रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि W की वैल्यू 0 आएगी। बट A की वैल्यू हम मैक्सिमम या L/2 रखते हैं तो W की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 × L/2/L², और ये आएगी हमारे पास 2/L। और सिमेट्री के हिसाब से अगर हम फर्दर आगे जाते हैं तो यहाँ पर A = L पर, यहाँ से वो इक्वेशन नहीं पता पड़ेगी क्योंकि हमने लेफ्ट से वैल्यू ली थी, तो W ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू 2/L आ गई और मिनिमम वैल्यू 0 आ गई, वेरिएशन लीनियर, तो ILD हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज ILD ड्यू टू लोड W ऑन केबल, सिंपली, ठीक है। और ये ILD आपको पता है 100 के कारण था, ठीक, ये सिंपल था। बट अब अगर हम आगे बात करते हैं, आगे ILD की बात करते हैं, तो ILD की बात करेंगे हम ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट इन द x डायरेक्शन या एट x सेक्शन इसी पॉइंट पर। तब ये थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि जब भी हम आर्च में या स्टिफनेस गटर में बेंडिंग मूवमेंट की बात करते थे, तो बेंडिंग मूवमेंट हमने अगर जब आर्च में बात की थी या हमने केबल में बात की थी, तो हमने देखा था कि वहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होता था नेट μx माइनस समथिंग जाता था, कुछ μx माइनस समथिंग जाता था, यानी कि वहाँ पर कुछ माइनस होता था, μx माइनस h/, ये बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू समथिंग पॉइंट, h/, ये बेंडिंग मोमेंट आता था, ये हमने देखा था दोनों केस में। ये क्या है, तो बेसिकली यहाँ दो इक्वेशन फॉर्म हो जाती हैं। एक इक्वेशन होती है बीम मूवमेंट, यानी कि अगर किसी स्पान को, अगर आर्च वाले सेक्शन को हम सिंपल एक सिंपल सेक्शन मान लें कि वो एक बीम है, तो बीम के कारण जो मूवमेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ μx। बट ड्यू टू द कर्वेचर एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ जाता है जो उस मूवमेंट को रजिस्ट करने की कोशिश करता है, दैट इज h/। तो यहाँ पर हम पहले μx के कारण ILD बनाने की कोशिश करेंगे, देन हम h/, कारण ILD बनाने की कोशिश करेंगे, और बीच में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि उनके ऑर्डिनेट्स को नेगेटिव माइनस करेंगे और जो बचा कुचा एरिया होगा वही कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट, जिसके कारण आरसीएस में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। ये हम बहुत बार देख चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो अब धीरे धीरे शुरू करते हैं तो BM पता ही होगा, μx पता ही होगा, बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन टू द ग्रिडर ड्यू टू द सिंपली सपोर्टेड बीम इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड। अब यूनिट लोड ने पेश किया 1 को, और उसके कारण किसी सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आती थी, इसको हमने देखा था, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड, अगर लोड हमारा 1 है और डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाती है किसी पॉइंट पर, L - x डिवाइडेड बाई L। अब x है तो डिस्टेंस हमने x ले ली है बेसिकली, ठीक है, L - x डिवाइडेड बाई L, और ये भी x हो जाता था, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा भी था, x इंटू L - x डिवाइडेड बाई L, दिस इज ए बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द बीम पार्ट, ठीक है, यानी μx के कारण पार्ट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, या हम प्रीवियस इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो सेंटर में जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता था उसकी वैल्यू होती थी L/4d, ठीक है, L/4d, और डिस्टेंस हमारे पास होगी, इधर राइट से बात करते हैं तो वो आती है L - x। तो अल्टीमेटली अगर C पॉइंट पर मैक्सिमम
मैक्सिमम ऑर्डिनेट की बात करें, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो वो कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, वो होगा हमारे पास IL ड्यू टू H इंटू वाई एट सी पर होगा। या जनरल की बात करें, जनरल कितना होना चाहिए, जनरल होना चाहिए सी पर L/4D H इंटू वाई। अब इसके लिए y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू यानी कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, इस y की वैल्यू। अगर हमारे पास पैराबोलिक केबल है, हमें x पता है, x ऑर्डिनेट पता है, तो पैराबोलिक के लिए जो इक्वेशन होती है y और x में, वही y की वैल्यू होती है। तो इक्वेशन की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो वो कितनी हो जाएगी, 4D/L² x इंटू एल माइनस एक्स। दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन जहाँ x हमारा हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट है, y हमारा वर्टिकल ऑर्डिनेट है, तो ये y हमारा ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो ठीक है, ये हो गया। अब हमने मैक्सिमम केस की बात करते हैं जिससे हमें अल्टीमेटली पता पड़ सके। ये किसी यूनिट लोड के कारण पोजीशन है, किसी पॉइंट पे हो सकता है, बट हम मैक्सिमम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल केस में। तो हॉरिजॉन्टल केस में 4D, इसके बारे में अभी यहाँ बात करते हैं, 4D, ठीक है, एट सी H इंटू वाई, एच की वैल्यू L/4D, y की वैल्यू हम रखेंगे सेंटर पर। सेंटर पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर जनरल वैल्यू रखना चाहें तो 4D/L² L माइनस एक्स इंटू एक्स, भूल गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी x इंटू एल माइनस एक्स, जो बेसिकली हमारी पुरानी इक्वेशन के बराबर आ जा रही है, बाई चांस में ना आनी चाहिए। दोबारा मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालने पर, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन में निकालने के लिए हमें बीन मूवमेंट निकालना होगा। उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण जो मूवमेंट आ रहा होगा उसको रिड्यूस करना होगा। तो बीम मूवमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो यूनिट लोड हमारे पास प्लेस हो रहा है उसके कारण जो मूवमेंट आएगा दैट इज x इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल, क्योंकि यूनिट लोड है। उसमें किसका माइनस करेंगे, उसमें करेंगे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण जो मूवमेंट आ रहा होगा वो मूवमेंट हमारे पास निकालेंगे। तो हम इसका मैक्सिमम केस देखेंगे, क्योंकि इसका जो ILD है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वो लीनियर आता है। तो मैक्सिमम केस हम कहाँ देखते हैं, सेंटर पर। सेंटर पर जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है वो होता है 4/L/4D, और जो y ऑर्डिनेट की वैल्यू है वो सेंटर पर d होगी। बट अगर इन जनरल केस की बात करें तो y हमारे पैराबोलिक केस के लिए हो जाएगा, जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है 4D/L² इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो ILD या मूवमेंट आ रहा होगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, जो बाई चांस उसी मूवमेंट के बराबर आ जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो सेंटर के लिए केस की गई है, वो वैल्यू जनरल केस की गई है। तो अगर हम इसके कारण जो ILD बनाना चाहें, ये भी ट्राइंगल है वो भी ट्राइंगल है, इसके कारण जो ILD बनाना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। ILD ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और ILD ड्यू टू द दिस बीम मूवमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। हम इसके जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देंगे। कॉमन पार्ट को हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है, जो एरिया बचता है, ये हमारे पास कॉमन पार्ट कौन सा, नीचे वाला हटा दिया, और जो शेडेड पोर्शन आपके पास मिल रहा है दैट इज अल्टीमेटली बेंडिंग मोमेंट या ILD फॉर द बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसको और उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी जो μx माइनस एच इंटू वाई आएगी। इसका जो ILD बनेगा वो हमारे पास अल्टीमेटली ILD होगा, जो किस तरीके से सिमिलर होगा, जिस तरीके से सिमिलर होगा, ठीक है। तो 3 ILD हमने बात की, 3 ILD केस बात की, ठीक। इसको अब हम साथ में मर्ज करके भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक 3 इंच स्टेफनेस गर्डर है जिसमें एक केबल पोर्शन है, एक हमारे पास स्टेफनेस गर्डर का पोर्शन है। अब यहाँ पर कोई लोड लगाया जा रहा है तो गर्डर उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ड्यू टू द हैंगर्स वो लोड केबल में भी शिफ्ट करता चला जाएगा। केबल में शिफ्ट करता चला जाएगा तो केबल में एक UDL प्रोड्यूस हो जाएगा विच इज ऑफ W
यूनिट पर मीटर या W किलोमीटर पर मीटर, कुछ भी बोल सकते हैं, यूनिट हमारी हो जाएगा। अब हमारे पास कितने सारे पैरामीटर्स हो गए। अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हो गया H, एक ये W हो गया, और बेंडिंग मोमेंट तो है ही है, बेंडिंग मोमेंट तो है ही है, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है शेयर फोर्स। अब हमने यहाँ पे माना है पॉइंट लोड, या बोल सकते हैं रोलिंग लोड, पॉइंट लोड जो मूव कर रहा है, ठीक। इसके कारण हमने देखा, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण जो बेंडिंग मोमेंट हमने, जो ILD हमने देखा या उसका वेरिएशन देखा, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकाली हमने किस में, ग्रिडर में। ग्रिडर में वैल्यू निकाली, वो हमारे पास आई A बाई 2D। अब A बाई 2D वैल्यू हमारे पास आ गई है, बट A बाई 2D अब वेरिएशन देखना है। A हमारे पास डिस्टेंस है, तो A के हिसाब से इसका वेरिएशन किस तरीके से आ गया, A के हिसाब से इसका वेरिएशन आ गया लीनियर। A के हिसाब से इसका वेरिएशन आ गया लीनियर, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो सेंटर पे आ गई L/4D। तो इसका जो ILD बन गया, ये हमारे पास बन गया L/4D। उसी हिसाब से जो लोड इसका ट्रांसफ़र हुआ था कहाँ पर, W, उसको निकालते हैं। तो लोड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा, हमको H की वैल्यू पता है, बट किसी केबल पे अगर UDL अप्लाई हो रहा है, उस UDL के कारण उसमें जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू आती है, वो आती है हमारे पास WL²/8D। अब हमको दोनों चीज़ पता पड़ गई, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू पता पड़ेगी इन द स्टिफनेस गटर इन टर्म्स ऑफ A, और इन द केबल इन टर्म्स ऑफ W और L। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हाँ W की वैल्यू पता पड़ जाती है 4A/L², जो खुद A के साथ लीनियर वेरी कर रही है। तो ऑब्वियस ये बात है कि इसका जो ILD होगा वो भी लीनियर होगा, ठीक है, वो भी लीनियर होगा। तो बढ़िया बात है, लीनियर होगा तो इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी वैल्यू पता की, तो उसकी वैल्यू 0 आई। L/2 पॉइंट पे पता की तो उसकी वैल्यू 2/L आई, ठीक है, 2/L आई, बढ़िया बात है। यानी कि और सिमेट्री के हिसाब से इस B पॉइंट पे भी 0 होगी, तो इसका जो अल्टीमेटली ILD बन जाएगा वो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। दिस इज मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ 2/L एट अ सेंटर, दिस इज ILD टू द स्मॉल w। अब आगे हमारे पास जो ILD है बेंडिंग मोमेंट का, अब ILD निकालना है ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट और लोडिंग केस कंडीशन कैसी है, लोडिंग कंडीशन है हमारे पास जब पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है। तो अब लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट के कारण हम किसी भी सेक्शन पर ILD निकालते हैं, तो हमको ये पता होता है कि बेंडिंग मोमेंट किसी भी आर्च सेक्शन में, कर्व सेक्शन में, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है उसका बीम मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए μx, एंड सेकंड वन इज अ मूवमेंट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, जो बीम मूवमेंट को काटने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है। तो हमको μx के कारण पहले ILD बनाना पड़ेगा, तो पहले μx की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब μx क्या है, लोड के कारण, तो लोड हमारा पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड के कारण अगर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं फ्रॉम राइट पोजीशन, तो निकलता है x × L-x/L, ठीक है। उसी तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की अगर जनरल वैल्यू ले लेते हैं तो A/4D, या जनरल वैल्यू ले लेते हैं तो A/L² या कुछ भी जो वैल्यू हमारे पास है, और उसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरिएशन मिलेगा। बट हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो ILD वेरिएशन है वो लीनियर होता है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू की बात की हमने L/4D ली, और y की वैल्यू हमने नॉर्मल ली। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आया ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, वो हमारे पास आया किस्मत से L × L-x/L। बट ये x × L-x/L और वो x × L-L दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना आप, सेम नहीं है, लेकिन ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है। इसी तरीके से यहाँ ऑर्डिनेट दोनों सेम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने इस μx के कारण किसी पोजीशन पे, किसी E1 पोजीशन पे जहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है वो x × L-x/L आ रही है, उसके कारण बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन बना दिया। अब ये आगे बढ़ेगा तो वेरिएशन बदलता चला जाएगा, वेरिएशन इस तरीके से बदलता चला जाएगा। अब उसी तरीके से C पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट है, उस पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के जो कारण जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है, हमारे पास कुछ तरीके से आ रही है, जो वैल्यू L/8D है। बेसिकली ये है क्या, ये इसका ऑर्डिनेट कितना है, अल्टीमेटली इसका ऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, इसका ऑर्डिनेट हमारा यही तो है L/8D। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हटा लेते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है जो बताता है हमको ILD, वो हमको बताता है ILD किसी पर्टिकुलर पोजीशन में,
ठीक है, तो ये ILD हो गया। तो यही बेसिकली हमने इस क्लास में देखा, जिसमें हमने एक रोलिंग लोड के कारण या पॉइंट लोड के कारण वेरिएशन को देखा। ठीक है, अब दूसरा लोड क्या है, हम यूडीएल अप्लाई कर देते हैं, यूडीएल ओवर द स्पान। तो ओवर द स्पान यूडीएल अप्लाई करते हैं तो हमारी एच और वाई में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, बट बेंडिंग मोमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में केस बात करेंगे, और लास्ट में हमारे पास शेयर फोर्स के कारण जो ILD बनता है उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। ये आज के लेक्चर में हमने देखा। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।